गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी की। तो जो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसका सबसे पहले तो टैक्सोनॉमी होती क्या है। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण या वर्गीकरण करने की एक प्रणाली। तो जो ये वर्गीकरण है, ये डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगियों द्वारा 1956 में 1956 में ये किया गया था। ब्लूम द्वारा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किसी अधिगम अनुभव द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का एक प्रयास है। जो चेंजेस आई हैं विद्यार्थी के अंदर, जो बदलाव आए हैं, उनको कैटेगराइज करने का, उनको वर्गीकृत करना, किस प्रकार से वर्गीकरण करना है, ये जो है डॉक्टर ब्लूम जी ने बताया था। तो जो ब्लूम जो हैं, इन्होंने जो व्यवहार है इसके 3 पक्ष बोले हैं। सबसे पहला पक्ष है कॉग्निटिव डोमेन, जिसको हम ज्ञानात्मक पक्ष बोल देते हैं। सेकंड है अफेक्टिव डोमेन, जिसको हम भावात्मक पक्ष बोल देते हैं। और तीसरा है क्रियात्मक, जिसको हम साइकोमोटर पक्ष बोल देते हैं, या इसको साइकोमोटर को सेंसरी स्टेज भी या सेंसरी डोमेन भी बोला जाता है। तो जो पहला पक्ष है, इसका वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने उनके साथियों के द्वारा 1956 में करा था। और जो दूसरा भावात्मक पक्ष है, जिसको हमने अफेक्टिव डोमेन बोला है, इसका जो वर्गीकरण है डॉक्टर ब्लूम तथा उनके सहयोगी डॉक्टर क्रैथवॉल और मारिया ने मिलके 1964 में किया था। तीसरा जो क्रियात्मक पक्ष है, साइकोमोटर पक्ष, जिसको हम साइकोमोटर डोमेन या हमने सेंसरी डोमेन का नाम दिया था, ये वर्गीकरण सिम्पसन और हैरो ने प्रस्तुत किया। तो आज हम बात करेंगे मेनली कॉग्निटिव डोमेन की, जिसको हम ज्ञानात्मक पक्ष बोल देते हैं। तो इन्होंने जो डॉक्टर ब्लूम जी ने जो ज्ञानात्मक पक्ष है, इसकी एक हायरार्की बनाई, एक इनका सिस्टम तैयार करा, जिसमें इन्होंने जो व्यवहार है या लर्निंग है, उसकी जटिलता के आधार पर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर उसका वर्गीकरण किया। तो इन्होंने सबसे पहले जो बेस है, जैसे किसी भी चीज़ की अगर नॉलेज है, ज्ञान है, तो हम क्या करते हैं, पहचानते हैं उस चीज़ को। किसी चीज़ को पहचानने से ही हमें पता चल जाता है ये कि इस बंदे को इस बारे में ज्ञान है। या अगर उस चीज़ को मान लो कोई विद्यार्थी है, उसको कोई डेफिनेशन बता रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर ही, हम मान लो आपने आयोटा लिखा है, तो अगर तो बच्चे को नॉलेज होगी तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको देखते ही पहचान लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा। और अगर उसको उसी टाइम वो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो रिकॉल करने की कोशिश ज़रूर करेगा कि हाँ, इसको मैंने 10+1 में -1 का जो स्क्वायर रूट था, इसके रूप में पढ़ा था। तो जो मेनली 2 चीज़ें इसके अंदर आती हैं कॉग्निटिव डोमेन की। सबसे पहली जो एस्पेक्ट है, जिसको हम ज्ञान पक्ष बोल देते हैं, ये ज्ञान बोल देते हैं, इसको लोएस्ट जो लेवल बोल देते हैं लर्निंग का। तो इसके अंदर क्या करता है बच्चा, क्या करता है, पहले तो इसकी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट नोज कॉमन टर्म्स, नोज स्पेसिफिक फैक्ट्स, नोज मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, नोज बेसिक कंसेप्ट एंड नोज प्रिंसिपल्स। जैसे हमने आयोटा की एग्जांपल ली है, तो सबसे पहले वो ही कैन डिफाइन आयोटा क्या चीज़ है। वो डिस्क्राइब कर सकता है कि आयोटा इज़ -1 का जो स्क्वायर रूट है, डेट इज़ आयोटा। आइडेंटिफाई कर सकता है, पहचान सकता है कि दिस टर्म, दिस इज़ नॉट आई, दिस इज़ आयोटा। लेबल कर सकता है,
कोई डायग्राम है उसके अंदर उसको लेबल कर सकता है, उसको पॉइंट आउट कर सकता है, लिस्ट कर सकता है, आउटलाइन कर सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज कि उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक की, पर्टिकुलर टर्म की जो है वो रिफ्लेक्शन है, उसको उसकी नॉलेज है। नेक्स्ट बात आती है अंडरस्टैंडिंग। सेकंड जो पार्ट है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, ये हिरार्की का सेकंड स्टेप है, मीन्स सबसे बेसिक जो है डेट इज़ नॉलेज। सेकंड नंबर पे आती है अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम बोल देते हैं कॉम्प्रिहेंशन भी बोल देते हैं, समझ जिसको हिंदी में बोल देते हैं। तो उसमें क्या करता है कि जो विद्यार्थी है ही अंडरस्टैंड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल। अब वो सिद्धांत के बारे में या तथ्य के बारे में उसे नॉलेज भी होती है, वो नॉलेज के बाद उसको समझता है कि इसके कारण क्या है, आयोटा लिखा या स्क्वायर रूट लिखा, इसका क्या कारण है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसको रियल लाइन पे हम शो कर सकते हैं, नहीं शो कर सकते, इस टाइप से। इंटरप्रेट वर्बल मटेरियल, इंटरप्रेट चार्ट्स एंड ग्राफ, ट्रांसलेट verbal material to mathematical formulae, estimate consequences implied in data, justified methods and procedure। तो इसके illustrative verbs हैं। illustrative verbs means वो क्या क्या क्रियाएं कर सकता है, वो कन्वर्ट कर सकता है। अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो कम्प्लेक्स नंबर को, या कोई और टर्म ले लो, कम्प्लेक्स नंबर ना लो, आयोटा ना लो, कोई और टर्म ले लो। अगर हम फोर्स और एनर्जी के यूनिट हमने करने हैं, तो वो एनर्जी को फोर्स के कन्वर्शन के लिए क्या चीज़ चाहिए, या जो मान लो एक डायमेंशंस होती हैं, एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना या सीजीएस को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना, तो इस टाइप की भी कर सकता है। डिफेंड कर सकता है मीन जो उसने तर्क दिया है उसके प्रति वो लॉजिक भी बता सकता है, बिकॉज कि उसको अंडरस्टैंडिंग है। डिस्टिंग्विशेस, वो विभेदीकरण कर सकता है, एस्टिमेट लगा सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझ है। ट्रांसलेट कर सकता है अपनी भाषा में, अपनी जो इजी लैंग्वेज है उसके अंदर ट्रांसलेट कर सकता है, पैराफ्रेज कर सकता है, रीराइट कर सकता है, समराइज़ कर सकता है अपने विचारों को। तो ये था सेकंड इसकी स्टेप। सबसे पहला स्टेप हमने करा नॉलेज, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन। अब देखिए किसी बंदे को कोई चीज़ की नॉलेज है, ठीक, सेकंड नंबर पे उसको अंडरस्टैंडिंग भी होगी, अब वो अप्लाई करेगा। तो एबिलिटी जो है ये क्या है, जो लर्न मटेरियल है उसको नई सिचुएशंस के अंदर अप्लाई करना। मीन जो अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको प्रिंसिपल पता चल गया, उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। कहाँ कहाँ पे अप्लाई करता है, जहाँ उसको ज़रूरत महसूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी, या हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमने बात करी कि उसको इंटरनेशनल यूनिट्स की बात करी, तो मीन्स वो जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे वो अप्लाई करेगा। और कहाँ पे अप्लाई करेगा, इन द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अदरवाइज़ दूसरी भी उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनके साथ एसोसिएटेड जो भी सिचुएशंस हैं उनके अंदर भी वो उस नॉलेज को अप्लाई करेगा। तो इलस्ट्रेटिव जो वर्ब्स हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं कि आउटकम्स क्या निकलेंगी। चेंजेस, बदलाव कर सकता है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, उनको मॉडिफाई करके, चेंज करके, ऑपरेशंस लगा के वो उनको अप्लाई कर सकता है। कंप्यूट कर सकता है, गणना कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेट किसी दूसरी जगह पे, या एक फार्मूला को दूसरी जगह पे अप्लाई करके डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि ये मैंने CGS था, इसको मैंने थाउजेंड्स के साथ मल्टीप्लाई करके, इसको मैंने यहाँ उसकी कन्वर्शन करके मैंने इसको यूज़ करा है। डिस्कवर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ऑपरेट्स उनका प्रयोग कर सकता है दूसरी जगह पे, प्रेडिक्ट पहचान सकता है, उनका
भविष्यवाणी कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, रिलेशन तो आ गया, रिलेट कर सकता है और सॉल्व कर सकता है और उनका यूजेस में उनका प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट आती है बात एनालिसिस। एनालिसिस होता है ब्रेक डाउन मटीरियल, मीन्स जो भी कोई प्रॉब्लम है उसके जो कंटेंट हैं उनको उसके छोटे छोटे कंटेंट्स में बांटना इज़ कॉल्ड एनालिसिस, या दूसरे शब्दों में हम कह देते हैं कि एबिलिटी टू ब्रेक डाउन मटीरियल इनटू इट्स कंपोनेंट इज़ कॉल्ड एनालिसिस। तो ये थोड़ा सा जो अगर हम लेवल्स की बात करें तो सबसे लोअर लेवल था नॉलेज, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है लोअर कैटेगरी में ही, जिसको हमने नाम दिया था अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन। अप्लाई एप्लीकेशन हमने करा था, एप्लीकेशन जो है ये थोड़ा हायर लेवल है, और उससे भी हायर लेवल नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं एनालिसिस। तो ये जो है ये चौथी टर्म आ गई जिसको हम एनालिसिस, हिंदी में इसको विश्लेषण बोल देते हैं। तो वो क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, रिकॉग्नाइजेस अनस्टेटेड अजम्पशंस, recognizes logical fallacies in reasoning, distinguishes between facts, inferences, evaluates the relevancy of data analysis, analyzes the organization structure of a work, चाहे वो आर्ट है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो राइटिंग है, कि जो भी उसने नॉलेज गेन करी उनको वह उसके पीछे का प्रिंसिपल पहचानेगा, अजम्पशन पहचानेगा सबसे पहले, अजम्पशन के बाद उसके पीछे जो कारण है लॉजिक्स ढूंढेगा, जो उनके अंदर फैलेसीज हैं, फैलेसीज जो होती हैं कि विषमताएं, या हम उसको जैसे 1=3 भी प्रूव किया जा सकता है, तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, किस प्रकार से इसको प्रूव किया गया, एनालाइज किया गया, उसके पीछे रीज़न क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, और वो उस स्ट्रक्चर को जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। तो इसके अंदर जो इलस्ट्रेटिव वर्ब्स कौन कौन से हैं, ब्रेक डाउन मीन्स उसको उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, कोई मान लो कोई टर्म है, कोई प्रिंसिपल है, तो उस प्रिंसिपल के अंदर जो जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं उन टर्म्स का अलग अलग विभेदीकरण करना, क्लासीफाई करना, उनको डिफ्रेंशिएट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्टिंग्विश करना, आइडेंटिफाई हमने रिकॉग्निशन जो थी वो हमने नॉलेज के अंदर यूज़ करा था, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है, जो आइडेंटिफाई जो वर्ब है वो हम एनालिसिस में यूज़ करेंगे। आइडेंटिफाई का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ समबडीज़ कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइडेंटिफाई जो है थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है, तो इसलिए हम जो है नॉलेज में आइडेंटिफाई ना यूज़ करके हम यहाँ पे जो एनालिसिस है इसके अंदर हम आइडेंटिफाई वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। इलस्ट्रेट आ जाएगा, आउटलाइन आ जाएगा, पॉइंट आउट आ जाएगा, रिलेट्स आ जाएगा, सिलेक्ट आ जाएगा, और जो डिफरेंशिएशन और सेपरेशन ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टर्म्स हैं। सब डिवाइड्स जो टर्म है उसको उसके जो कंटेंट है उसके अंदर सब डिवाइड करेगा। अब उसने सारा कुछ तो तोड़ दिया, मान लो उसको बिखेर दिया, उसके कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी टर्म है, कोई भी प्रिंसिपल है, उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर दिया। अब उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वो एक इकट्ठा करता है जिसको हम नाम देते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम संश्लेषण बोल देते हैं। संश्लेषण जो है इसके अंदर क्या मेनली काम करता है, वो जो प्रॉब्लम है, जहाँ जो कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को, उन टर्म्स को वो इकट्ठा करता है, जॉइन करता है। तो अगर मैं जो स्लाइड है इसको मैं पढ़ के थोड़ा सा बता देता हूँ। दिस मे इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, ए प्लान ऑफ ऑपरेशन और ए सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशंस। लर्निंग आउटकम इन दिस area stress creative behavior with major emphasis on formulation of new pattern and structure। इसका मेन फोकस क्या है कि सारे जो एनालिसिस किया हुआ है उसको इकट्ठा करके इस प्रकार की कोई नई क्रिएशन करना, ताकि
क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का विकास हो सके। तो मेनली जो पार्ट है, हालांकि मैथमेटिक्स में सिंथेसाइज हम एनालिसिस एंड सिंथेसिस जॉइंटली चलता है, या ये मान के चलिए कि आप कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं एक दूसरे के। तो इसका अगर हम प्रयोग करें तो इसका प्रयोग जो है वो पोएम्स वगैरह, जहाँ जो पद्यांश बोल देते हैं उनको हिंदी में, तो उनके अंदर हम कर देते हैं। तो इनकी लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं? कैटेगराइजेस, कंबाइंस, कंप्लाइज, कंपोजेस, क्रिएट्स, डिवाइजेस, डिवाइजेस मीन्स नई चीज़ प्रोड्यूस करना, नया बनाना, डिज़ाइन, एक्सप्लेन्स, जनरेट, मॉडिफाई, प्लान्स, रीअरेंज, रिकंस्ट्रक्ट, रिलेट्स, रीऑर्गेनाइज, रिवाइज, रीराइट। रीराइट हालांकि हमने अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी करा था, लेकिन यहाँ पे भी रीराइट आएगा बिकॉज कि वहाँ वो यहाँ पे बच्चा जो है वो सिंथेसाइज कर रहा है। समराइज, टेल्स एंड राइट्स। ओके, तो ये तो थी इनकी जो 5th स्टेप था, इसका जो 5th एस्पेक्ट था कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, जिसको हम सिंथेसाइज कर देते हैं। अब जो सिंथेसाइज कर लिया, अब उसने चेक करना है कि क्या ये मैंने काम जो किया है ये ठीक करा है या नहीं करा। तो इसको हम बोल देते हैं इवैल्यूएशन, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन में क्या क्या करता है? जजेस द constituency of written material, judges the adequacy with which conclusion are supported the data, judge the value of a work by using internal criteria, judge the value of a work by use of external standard। अब वो जजमेंट दे रहा है यहाँ पे, तो जजमेंट तो इसके अंदर आएगा ही आएगा, जस्टिफाई आएगा, अप्रेजिज आएगा, कंपेयर्स आएगा, कंक्लूड, क्रिटिसाइज, डिस्क्राइब, डिस्क्रिमिनेट। यहाँ डिस्क्रिमिनेट दोबारा से आ रहा है। डिस्क्रिमिनेट हमने जो सेकेंड टर्म थी कॉम्प्रिहेंशन, वहाँ पे भी यूज़ करा था। तो डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे भी आ रहा है इवैल्यूएशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वो जो उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको उनके बेसिस पे किसी फैक्ट या किसी फार्मूला या किसी प्रिंसिपल को एनालाइज कर रहा है। तो जस्टिफाई करता है, इंटरप्रेट करता है, रिलेट करता है और समराइज़ करता है। तो ये थी इसकी लर्निंग आउटकम्स। तो अगर मैं इसका कंक्लूज़न करूँ, जो आज हमने काम करा है ब्लूम टैक्सोनॉमी की फर्स्ट जो डोमेन है, जिसको हमने कॉग्निटिव डोमेन कहा है, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर बच्चे को सबसे पहले तो कॉग्निटिव डोमेन, तो कॉग्निशन होगी, मीन्स उसको बच्चे को नॉलेज होगी। नॉलेज होगी तो वो क्या करेगा, किसी चीज़ की नॉलेज है जिसमें हमने मेनली बात करी थी कि वो पहचानेगा, रिकॉल करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। जब प्रॉब्लम या कोई फैक्ट है उसको उसकी नॉलेज होएगी तो वो क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। अंडरस्टैंडिंग होने के बाद वो क्या करता है, उसके ऊपर अप्लाई करता है, किसी सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करता है। जब अप्लाई करता है तो वो एनालाइज करता है कि यहाँ पे इसको और तरीके से किया जा सकता है। अब जब एनालाइज किया तो वो बिकॉज कि उसने इकट्ठा भी करना है, उनको जॉइंट भी करना है, तो वो उनको उस प्रॉब्लम को या उस फैक्ट को या उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको सिंथेसाइज करता है, इकट्ठा करता है, और लास्ट में जो है इवेल्युएट करता है कि क्या जो मैंने काम करा है वो हमने सही करा है या नहीं करा है। तो जो इसकी वर्डिंग है एक बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ब्लूम टैक्सोनॉमी इज़ ए कन्वीनियंट वे टू डिस्क्राइब द डिग्री to which we want our students to understand and use concepts to demonstrate particular skills and to have their values, attitude, interest and affected। तो ये तो था हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो सेकंड डोमेन और थर्ड डोमेन। सेकंड डोमेन थी
भावात्मक उद्देश्य, जहाँ इसको हम अफेक्टिव डोमेन बोल देते हैं, और थर्ड डोमेन थी साइकोमोटर डोमेन, जिसको हम क्रियात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक डोमेन या क्रियात्मक पक्ष या सेंसरी स्टेज भी बोल देते हैं। तो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो आज हमने करा है उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसके अंदर हम ये मेनली 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है बीएड के अंदर शॉर्ट आंसर में। तो इसमें हमने सिर्फ यही बात करनी है कि ब्लूम और जो उनके एसोसिएट्स थे उन्होंने जो लर्निंग है उसको किस प्रकार से डिवाइड करा। नेक्स्ट आता है डिस्कस इन डिटेल्स, ये 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है। डिस्कस इन डिटेल्स द टैक्सोनॉमी गिवन बाय ब्लूम एंड हिज एसोसिएट फॉर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द बिहेवियर। तो इसमें हम कंप्लीट जो आज हमने कंप्लीट करा है, मीन्स बेंजामिन ने जो क्लासिफिकेशन करी वहाँ से लेके नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, इसके साथ जो लर्निंग आउटकम्स को भी इन्वॉल्व करते हुए, जो वर्ब्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए ये कंप्लीट सारा के सारा लिखेंगे। तो ये 16 नंबर के अंदर क्वेश्चन बनता है। ये तो था हमारा आज का टॉपिक, ब्लूम टैक्सोनॉमी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।